तो ये दोनों हमारी बोलियां हैं, हमारी भाषाएं हैं और ये सभी मिलकर हमको समृद्ध करती हैं। यह जो कवि सम्मेलन आज हो रहा है, इस कवि सम्मेलन की शुरुआत आज से 42 साल पहले हुई थी। हम लोगों ने, हाँ, क्योंकि अरुण भाई बता रहे हैं कि 20 अक्टूबर को ये कार्यक्रम 42 साल पहले हुआ था, 82 में। हाँ, वो तो हम लोगों ने, गांव के युवकों ने मिलकर जिस रास्ते से आप आए हैं, वो रास्ता पहले घुटने भर पानी लगता था, उसमें चक्रोट था। वो गांव के सारे लड़कों ने मिलकर उसको बनाया, खांची कुदाल लेकर मेहनत की कई दिन और वो रास्ता बना। और जिस दिन वो पूरा हुआ उस दिन हुआ कि हम लोग कवि सम्मेलन करेंगे। तो यहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ था, इधर किया गया था और बहुत कम संसाधनों में हम लोगों ने कवि सम्मेलन किया। और उस समय के जो अच्छे लोग थे आसपास से, गोरखपुर, बड़हलगंज, दोहरी घाट, गोठा, मऊ वगैरह से लोग आए हुए थे। और उसके बाद ये लोग चर्चा करते रहे कि कवि सम्मेलन होना चाहिए। हम सभी लोग अपनी रोजी रोटी में फोटो खींची। मन तो यहाँ रहता है सबका, लेकिन जो आवश्यकताएं हैं वो आदमी को दूर ले जाती हैं, भटका देती हैं। लेकिन जब हम कुछ सोचते हैं, जब भावना के धरातल पर होते हैं, या जब हम अपनी स्मृतियों में होते हैं, बचपन में जाते हैं, जब गांव शब्द आता है तो हम सभी लोग चुपचाप अपने गांव में पहुंच जाते हैं। और मेरी गांव में तो मेरी कविताओं में, गीतों में, गजलों में तो गांव खूब आता है। मैंने बहुत बार गांव पर लिखा है और एक बार एक शेर कहा था कि डालियां दूर शहरों में फैले भले, डालियां दूर शहरों में फैले भले, पर जड़ों के लिए गांव घर चाहिए। तो जड़ें तो गांव में ही, जिसकी जड़ें गांव में नहीं है उसको निजड़ा कहते हैं और वो कभी भी धराशायी हो सकता है। तो ये एक अवधारणा है। और जब पहली बार हम लोगों ने कवि सम्मेलन किया था तो एक हमारी भौजी थी जो अब नहीं है, जो कुछ साल पहले नहीं रही। तो उस समय आकाशवाणी ने एक बार मुझे कार्यक्रम दिया था। मैं लंबा व्याख्यान नहीं करने वाला हूँ और यहाँ लंबे व्याख्यान नहीं होने हैं, क्योंकि कविता बहुत अच्छे कवि इसमें हमारे बीच में है, उनसे हम जितना ज्यादा से ज्यादा सुन सकेंगे अच्छा रहेगा। तो लेकिन वो थोड़ा अतीत से वर्तमान को जोड़ देना और इस एक पृष्ठभूमि, एक जमीन तैयार करना थोड़ा सा आवश्यक है, तो इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आकाशवाणी पर जब शुरू में हम लोग कविता पढ़ने जाते थे तो 15 रुपया या 25 रुपये मिलते थे, एक चेक मिलता था। तो घर में, जब जो पुराना हमारा घर है, ये सब घर तो बाद में बने हैं, तो जो पुराना घर है वो आंगन बड़ा सा था, हम लोग बैठे हुए थे। भौजी ने, चाची ने, कई लोगों ने कहा कि कविता सुनाओ। तो मैंने कहा कि भाई आकाशवाणी पर कविता सुनाता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, आप लोग कुछ दीजिए तो कविता सुनाओ। तो भौजी घर में गई और वो 100 रुपए का नोट लेकर आई। मतलब आज से 42 साल पहले आप सोचिए वो कितना होता रहा होगा। तो उन्होंने 100 रुपया मुझे दिया। तो मैंने अब मैं चकित था कि अब क्या करूं इस पैसे। मैंने कहा कवि सम्मेलन, इस पैसे से कवि सम्मेलन कराऊंगा। तो वो पैसा, और फिर हम गांव के अपने लोग सारे, बंशीधर दुबे जी उसमें बैंक में थे, वही बड़े थे हम लोगों में सबसे। तो वो थे, अरुण भाई थे और प्रभुनाथ जी थे और भी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो सारे लोग थे। और हम लोगों ने एक कवि सम्मेलन किया और उसमें उन दिनों जुगानी भाई का, अभी उनका निधन हुआ, हरि भाई का, और जुगानी भाई को सुनने के लिए रेडियो पर बैठ जाते थे। तो जुगानी भाई को सुनना था, उनको हम लोगों ने बुलाया, उन्होंने सप्रेम स्वीकार किया और आए यहाँ। और जगत नारायण राय गोठा में हुआ करते थे, जिन्होंने नाटक बहुत सारे लिखे थे और कविताएं लिखते थे। तो जगत नारायण राय जी वृद्ध थे उन दिनों, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया और वो आए। तो यहाँ एक कवि सम्मेलन किया गया
और उसको लोग आज भी याद करते हैं। सबका मन था कि जुगानी भाई फिर आए, हमने कहा था, और वो बहुत उत्साहित थे आने के लिए। वो अस्वस्थ चल रहे हैं और आज उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरा पैर नहीं उठ रहा है, और वो अस्वस्थ हैं, 80-85 साल के व्यक्ति हैं, तो वो नहीं आ पाए। शाम को उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ और सबसे माफी मांग लीजिएगा मेरी तरफ से कि मैं नहीं आ रहा हूँ। कहे बहुत मन था यहाँ आने का, तो जुगानी भाई नहीं आ पा रहे हैं। बाकी जिन कवियों के नाम इस सूची में हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बादशाह जी रास्ते में थे, पता नहीं आ गए कि नहीं आ गए। वाह क्या बात है। तो बादशाह जी को अक्सर हम लोग जब भी याद करते हैं तो वो आ जाते हैं जिस शहर में भी, तो वो आ गए हैं हमारे बीच में। सभी हमारे जो आदरणीय कवि हैं, डॉक्टर अशोक सिंह बहुत अच्छे नवगीतकार हैं और वो यहाँ आए हुए हैं। उनको आप सुनकर अनुभव करेंगे कि ये गीत कहाँ तक पहुँचा हुआ है। यहाँ श्री भालचंद्र त्रिपाठी हैं आजमगढ़ से, अशोक जी तो वाराणसी से आए हैं। भालचंद्र त्रिपाठी, हम लोग तुलसी बाबा को याद करते हैं और वो तुलसीदास ने कहा ना, अब ना आंख तर आवत को। राम लक्ष्मण को जब देख लिया जनकपुर के लोगों ने, तो वहां का जो दूत गया था जनक जी के दशरथ जी के पास, उसने कहा भूप देख तो बालक दो, अब न आंख तर आवत को। आपके बच्चों को जब से देख लिया है, अब आंखें किसी और पर ठहरती नहीं। तो जब हम लोगों ने इतने कवियों को सुना है, इतने कवियों को पढ़ा है, इतने कवियों पर लिखा है, तो लिखने के लिए तो बड़ी तैयारी से पर काम करना पड़ता है। तो अब सभी कवि अच्छे नहीं लगते, तो जब हम लोग किसी की सराहना करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सचमुच वो अच्छे और बड़े कवि हैं। तो हमारे बीच में भालचंद्र त्रिपाठी आजमगढ़ से आए हुए हैं, और यहाँ कमलेश राय आए हैं मऊ से। मैं अक्सर कहता हूँ कि भोजपुरी में जिस तरह से नई संवेदना, नए विषय लेकर के वो लिखते हैं, उस तरह के लिखने वाले विरल हैं। कमलेश राय को और इन सारे कवियों को जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये सभी लोग ऐसे हैं जिनको रात भर हम लोग सुन सकते हैं, पूरी रात सुना जा सकता है। कमलेश राय का वो कालजयी गीत है, तुलसी चौरा पे दियना के बाद चलेगी, उस गीत को हम लोग सुनेंगे ही। तो डॉक्टर कमलेश राय मऊ से आए हैं, और ये सारे लोग, इन सारे लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा कि हम गांव में आएंगे। उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम लोग सहयोग करेंगे, बताइए क्या सहयोग करना हो। तो हमने कहा पाएंगे, इससे बड़ा सहयोग क्या हो सकता है। तो कमलेश जी यहाँ पर हैं, और हमारे बीच डॉक्टर सुभाष यादव हैं, जो मूलतः सीवान के रहने वाले हैं, और गोरखपुर में भी इन्होंने अब अपना घर ले लिया है। तो सुभाष जी को सुनना एक अलग ढंग का अनुभव होता है। उनके तमाम गीतों को बहुत सारे गायकों ने गाया है। तो सुभाष यादव जी बैठे हुए हैं कि कितनो दुलारी लेकिन माई न हुई। ये बड़ा चर्चित गीत है, बहुत सारे गायकों ने इसको गाया है। तो आज हम लोग खुद सुभाष यादव से इस गीत को सुनेंगे। बादशाह प्रेमी जो देवरिया के रहने वाले हैं, और इस समय जो हास्य और व्यंग्य के कवि हैं, उन विरल कवियों में से हैं जिनको हम लोग अपने परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं। यह भी एक चुनौती होती है कि हास्य और व्यंग्य का कवि कब बहक जाएगा, कब भटक जाएगा, और कहाँ हमें सर झुकाना पड़ेगा। तो ये भी सोचना पड़ता है कि हम जिनको बुलाएं उन्हें हम अपने घर में, परिवार में, अपने सारे लोगों के साथ सुन सकें। तो बादशाह प्रेमी हैं, जौनपुर से वरिष्ठ रचनाकार सभाजीत द्विवेदी प्रखर आए हुए हैं, और सभाजीत द्विवेदी प्रखर शिक्षक थे, और इनको तमाम विषयों का इतना ज्ञान है कि मैं अक्सर जौनपुर के लोगों से कहता हूं कि ये जब बोले किसी भी विषय पर तो इनको रिकॉर्ड किया करिए, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं फिर नहीं मिलेगा। तो सभाजीत द्विवेदी प्रखर जी यहाँ उपस्थित हैं हमारे बीच में। प्रतिभा गुप्ता गोरखपुर में रहती हैं और अच्छे गीत लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं। मैंने इनकी गज़लों पर लिखा था एक बार, और
अभी पिछले दिनों जो गजल पर आलोचना की मेरी 2 किताबें आई, उन किताबों में हिंदी गजल का परिप्रेक्ष्य नाम की जो किताब है उसमें प्रतिभा गुप्ता पर भी लेख है। तो प्रतिभा यहाँ आई हुई है, वो उनको हम लोग सुनेंगे। आकृति विज्ञा अर्पण। एक लड़की को मन हुआ कि सारे अच्छे नाम हम रख लें और एकदम नए भी होने चाहिए। तो पहले मैं समझ ही नहीं पाता इसमें उसका नाम कौन सा है। तो उसने आकृति भी रखा, विज्ञा भी लिखा, अर्पण भी लिखा, कुछ और भी होगा, तो घर परिवार में 2-4 नाम और होंगे। तो उसने बहुत सारे नाम रखे और विज्ञान की छात्रा है, PhD की स्कॉलर है और बहुत ज्ञान है उसको, बहुत खुलकर मंचों पर बहुत अच्छा काव्य पाठ करती है। तो आकृति विज्ञा यहाँ है, उनको हम लोग सुनेंगे। सुशांत शर्मा, डॉक्टर सुशांत शर्मा है और बैंक अधिकारी हैं, बैंक में भाषा अधिकारी हैं ये। तो ये बिहार के रहने वाले हैं। भोजपुरी में बहुत अच्छे छंद, बहुत अच्छे सवैये गीत, भोजपुरी के गीत और हिंदी में भी। सुशांत को सुनना भी एक अलग ढंग का अनुभव होगा। जो लोग पहली बार सुनेंगे वो अनुभव करेंगे कि ये लोग कहाँ छिपे हुए थे अब तक। तो ये आपको हो सकता है कुछ लोगों का नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास सामने सूची नहीं है, तो सभी लोग मित्र हैं, अगर किसी का नाम भूल रहा होगा तो वो क्षमा करेगा और हम उनको मंच पर बुलाएंगे। तो हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं और जो भाव हैं मन में इस समय और जिस भाव से ये कार्यक्रम किया जा रहा है वो उसका वर्णन संभव नहीं है। कई बार होता ये है कि जब हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं तो भाषा साथ छोड़ देती है। शब्द जब बहुत कहना हो तो शब्द हमारा साथ छोड़ देते हैं। अर्थ सक्रिय रहता है लेकिन शब्द साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसा अक्सर हुआ करता है। तो मैंने ही एक बार कहा था कि अगर कहना बहुत हो तो बहुत सा छूट जाता है। मैं थोड़ा बोलता हूँ और ज्यादा छूट जाता है। तो जब ज्यादा कहना हो तो बहुत कुछ रह जाता, अनकहा रह जाता है। तो जो अनकहा रह जाता है, जहाँ शब्द खामोश हो जाते हैं, अर्थ समझने वाले लोग, भाव समझने वाले लोग उसको समझते हैं। यहाँ पर हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से, हमारे आसपास से कुर्सियां थोड़ी और लगाइए, सारी भर गई है, मुझे दिखाई जहाँ तक पड़ रहा है। तो वो सभी जिन लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया था वो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। मतलब हमारा जो दुबेपुरा है, जो ओझापुरा है, यहाँ से लोग आए